हम लोग आज की फिर से क्लास शुरू करते हैं। हम 1905 से 1918 के बीच की हम बात कर रहे थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ पोस्ट 1905, वह बंगाल के विभाजन के बाद एक नए तरह का राष्ट्रीय आंदोलन था। यह राष्ट्रीय आंदोलन अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह भिन्न था। It was not the same national movement which used to be. The process of petition and asking certain exemptions or certain benefits from the British Empire was going to be a matter of past. Now the more and more aggressive stand is being taken by the nationalist leader. We need to understand how the movement has intruded in the different state of the society. If you see your topic in the syllabus, then you find that कि वह नेताओं के सहारे, व्यक्तियों के सहारे और क्षेत्र के सहारे भी वह आंदोलन समझने की आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा जो एस्पायरेंट है उसको इस बात की समझ हो कि उस आंदोलन में व्यक्तियों का कितना योगदान है, कौमों का कितना योगदान है और कितना योगदान क्षेत्रों का है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट वाया स्टूडेंट्स, women, Muslims and masses. Now one thing need to be understood by you कि जो हमारा नेशनल मूवमेंट का इनिशिएशन है वह किस तरह से छात्रों, महिलाओं, मुसलमानों और जन समुदाय के बीच गया। एक जो रिमार्केबल एस्पेक्ट है स्वदेशी स्टेशन का, पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन। वुमेन क्या थी? ये होम सेंटर्ड हुआ करती थी ट्रेडिशनली। इन्होंने ज्वाइन किया सोशल एंड और यहां से महिलाओं का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है नेशनल मूवमेंट में दिखाई पड़ता है। प्रायर टू द 1905 मूवमेंट, द लेडीज पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट वाज वेरी वेरी लिमिटेड। कई प्रोमिनेंट मुस्लिम ज्वाइन किया। अब्दुल रसूल, ये क्या थे? फेमस बैरिस्टर थे। लियाकत हुसैन, पॉपुलर एजिटेटर थे। गजनवी, बिजनेसमैन थे। कई मिडिल अपर क्लास के मुस्लिम ने भी इसमें भाग लिया, लेकिन बहुत से लोग न्यूट्रल, जैसे नवाब ऑफ ढाका, यह न्यूट्रल रहे, जिनको 14 लाख रुपया लोन दिया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने पार्टीशन का सपोर्ट भी किया। एक आपका सवाल क्या बन गया? हु हैज सपोर्टेड द पार्टीशन? उनका प्ली क्या था? ईस्ट बंगाल वुड बी ए मुस्लिम मेजॉरिटी। और जो ये कम्युनल एटीट्यूड था नवाब ढाका का और लोगों ने उनको इनकरेज किया कि इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल। तो ढाका में लॉर्ड कर्जन ने एक स्पीच किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो हमने बंगाल का विभाजन किया है उसका कारण क्या है? टू इंजस्ट द मोहम्मदन्स इन द ईस्टर्न बंगाल। जो यूनिटी उनके पास पहले हुआ करती थी उस यूनिटी को देने का उन्होंने प्रयास किया। जो ऑल इंडिया एस्पेक्ट है मूवमेंट का, तो लीडिंग जो रोल था स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट वो तिलक का था। तिलक ने सबसे लीडिंग रोल प्ले किया इस आंदोलन को ऑल इंडिया आंदोलन बनाने की दिशा में। अभी कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होता है जिस आंदोलन में कोई कमी न हो और कोई दिक्कतें न हो। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें क्या है? यह एक सपोर्ट मासेस का बहुत ज्यादा गार्डर नहीं कर सका, स्पेशली द मुस्लिम पीजेंट्री। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो कॉन्शियसली अटेम्प्ट कर रही थी टू यूज मुस्लिम्स अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट्स। या लार्ज स्केल रिस्पॉन्सिबल थी। तो अगर आपको यह सवाल आता है कि मुस्लिम पीजेंट्री, तो इस सवाल को दो तीन तरह से देखने की कोशिश करिए। जो स्वदेशी मूवमेंट है इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया।
जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें कौन महत्वपूर्ण थे? जो मुस्लिम प्रेजेंट्री थी। अब मुस्लिम प्रेजेंट्री के मास स्केल पे पार्टिसिपेशन न करने का कारण क्या था? क्या होगा? ब्रिटिश पॉलिसी। ब्रिटिश लगातार कंसिस्टेंटली इस बात का अटेम्प्ट कर रहे थे कि मुस्लिम इसके अगेंस्ट हो जाए, और यह ऐसा पीरियड था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सेटअप किया गया, और ऑल इंडिया मुस्लिम को सेटअप करने में गवर्नमेंट का एक एक्टिव रोल गया। गवर्नमेंट का एक्टिव रोल था, एक्टिव डायरेक्शन था, और जो मुल्ला जो मौलवी थे वह इस बात को बढ़ा रहे थे। और जब यह स्वदेशी मूवमेंट अपने हाई पर, ऊंचाई पर था, उस समय कम्युनल राइट ब्रोक आउट हो गया। बाय मिड 1908 जो इसका पॉपुलर मास कैरेक्टर था वह समाप्त हो रहा था। अब 1908 पर इसका पॉपुलर मास कैरेक्टर समाप्त क्यों हो रहा था? पहली बात क्या है, गवर्नमेंट जो है वह रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल जो मूवमेंट का था उस पर बहुत हैवी हैंड से आक्रमण कर रही थी। जो इंटरनल स्टेबल्स थे, जो स्पिरिट था 1907 का कांग्रेस का, उसने कमजोर किया। जो स्वदेशी मूवमेंट था बंगाल के बाहर जो स्प्रिट किया, लेकिन उस तरह से नहीं किया। बहुत ज्यादा बंगाल के बाहर स्प्रिट नहीं कर पाया, और फुल्ली प्रिपेयर नहीं था नए स्टाइल की जो पॉलिटिक्स स्वदेशी मूवमेंट लेके आया। तो इन दोनों कारणों से गवर्नमेंट का जो हाथ है 1907-1908 में मजबूत हुआ। और जो कई महत्वपूर्ण लीडर थे, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। तिलक को 6 साल का सेंटेंस दे दिया गया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो पंजाब के एक बड़े नेता थे, इनको डिपोर्टेड किया गया, देश निकाला किया गया। चिदम्बरम पिल्लई, हरि सर्वोत्तम राव फ्रॉम मद्रास एंड आंध्रा में अरेस्टेड। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से गायब किया। तो अब आप इन नामों के सहारे आप एक सवाल बना सकते हो कि कौन कौन से लोग स्वदेशी आंदोलन में एक्टिव थे। दूसरा, कौन से लीडर किस प्रांत के थे। देखिए, जो आपके सिलेबस में लिख दिया गया है, जब आपके सिलेबस में लिख दिया गया है कि आपको क्षेत्रों और व्यक्तियों के सहारे आंदोलन समझना है, तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस, कि हम व्यक्तियों और क्षेत्रों के सहारे आंदोलन को समझने की कोशिश करें। If you are not able to understand this, then you are going to lose marks in exam, because the examiner, एक बात मैं आपको बार बताता हूं, आप सिलेबस याद करिए और सिलेबस के सहारे ही आप कोर्स को प्रिपेयर करिए। In the last so many years of my teaching, I always advise my students कि आप अपने कोर्स के सिलेबस से अपनी तैयारी करिए। अगर आपने सिलेबस से कोर्स पूछा, आज इति का जो लेक्चर था एकदम सिलेबस से था, स्मार्ट सिटी आपके सिलेबस का पार्ट एकदम सिलेबस से उसने पूरा तैयार कर दिया। तो अगर आप सिलेबस से तैयार करेंगे तो इस बात की संभावनाएं कम हो जाएगी कि आपको सवाल में कुछ भी न मिले। देखिए, यूपीएससी हमेशा सरप्राइज तो देती ही देती है, उसका तो काम ही है। अगर नहीं देगी तो कैसे वो सबसे अच्छे एस्पायरेंट को ऊपर ला पाएगी। अगर आप सिलेबस से तैयार कर लेंगे तो आपको शायद एक आसानी होगी। तो अभी क्या हो गया सिलेबस में कि बंगाल जो स्वदेशी आंदोलन था, इन स्वदेशी आंदोलन एरिया वाइज, और कौन कौन लोगों ने राजनीति से संन्यास लिया था। अब दूसरा सवाल, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट क्यों लिया? रिप्रेसिव मेजर्स। इतना ब्रिटिश शासन का आतंक था कि उन लोगों ने उसके कारण एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लिया, और सारा चूंकि इस तरह से गिरफ्तार किया गया, यह लीडर लिस्ट हो गया। अब देखिए, फिर यहां से करके करिए, 1908 में भी लीडर लिस्ट हो रहा है, 1942 में भी हो रहा है। यहां भी सारे नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, डिपोर्ट किया गया। यहां भी सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया।
लेकिन यहाँ आंदोलन आगे बढ़ा, यहाँ आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया। वाई? बिकॉज इन 1942 the national consciousness was at peak. In 1908 it was not getting the momentum which was desired for taking a final shape. हमेशा मैं कई बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं, so many times I have repeated कि आप आंदोलन के प्रति, अपने सिलेबस के प्रति आप एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखिए। तो 1908 1942 में एक ही तरह की चीज आप देख रहे हैं। तीसरा जो स्वदेशी मूवमेंट है उसमें क्या है, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लैकिंग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं था। जो इंटायर गांधीयन टेक्निक थी पैसिव रेजिस्टेंस की, नॉन वायलेंट की, नॉन कोऑपरेशन की, कॉल टू फिल द ब्रिटिश जेल, सोशल रिफॉर्म, कंस्ट्रक्टिव वर्क, वो पूरी तरह से नहीं थी। अगर हम देखें तो स्वदेशी में जो लैक एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पार्टी स्ट्रक्चर, the movement had thrown up programmatically almost entire gamut of Gandhi technique. अगर आप स्वदेशी आंदोलन को गांधी की टेक्निक से तुलना करें आपको बहुत साम्यता मिलेगी। आप देखिए क्या क्या साम्यता है गांधी के टेक्निक से। यू सी पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन, कॉल टू फिल द ब्रिटिश जेल्स, सोशल रिफॉर्म, कंस्ट्रक्टिव वर्क। Now you compare the Swadeshi Andolan with Gandhi technique. थर्ड पॉइंट, लेकिन गांधीयन टेक्निक में क्या था, गांधी ऑर्गेनाइजेशन पे जोर देते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देते थे। कांग्रेस एक स्ट्रक्चर रूप में विकसित हुई थी, 1908 में ऐसा था नहीं। तो स्वदेशी मूवमेंट को उन तकनीकों के सहारे चलाने की कोशिश जरूर की गई, बट दे वर नॉट हैविंग द स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम व्हिच कैन टेक इट फॉरवर्ड। अब क्या है कि जो मूवमेंट था, मास मूवमेंट कितना बन सका है बड़ा सवाल है, और ये कितना सस्टेन कर सका। जो मिलिटेंसी था, सेल्फ रिलायंस था, जब ब्रिटिश शासन का रिप्रेशन हुआ कितना ये झेल सका। तो इसके पास ऐसी फोर्स नहीं बन पाई थी जो इस स्ट्रगल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जा सके। तो जो डिक्लाइन ऑफ मूवमेंट था मिड 1908 में, इसने एक ऐसा ट्रेंड दिया, राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। If you read carefully the freedom struggle, you find when any movement is failing, then some another surge is coming there. जो दूसरा सर्ज आता है वो क्या होता है, वो एक तरह का व्यक्तिगत शौर्य का आता है। तो जो राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म था वह तब आया जब यह 1908 में मूवमेंट फूल लगा। तो जो कंट्री का यूथ था, जो मास मूवमेंट का पार्ट था, उसने अपने आप को वह डिसअपियर कर दिया। अब उसको यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि वह आंदोलन की इस तरह से समाप्त होने को बर्दाश्त कर सके, और गवर्नमेंट का जो आतंक ज्यादा बढ़ रहा था। तो जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, आंदोलन के वापस लेने का जो फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, उन्होंने ऑप्ट किया इंडिविजुअल हीरोइज्म, जो मास एक्शन से इंटायरली डिफरेंट था, डिस्टिंक्ट था। क्लियर? अब काउंट्रीब्यूशन क्या है? यह गलत है कहना कि स्वदेशी मूवमेंट पीरियड था, गलत है।
मूवमेंट ने एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया आइडिया ऑफ नेशनलिज्म में। ये क्रिएटिव चीज थी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की। स्वदेशी ने जो काम किया वो पहले कभी हुआ नहीं था। जो कल्चर को टच किया, आइडियाज को टच किया, जो इंडियन हिस्ट्री में अनप्रेरित था, जो कल्चरल अपसर्ज था। मूवमेंट ने एक नया मेथड टेक्निक दिया मास मोबिलाइजेशन का, मास एक्शन का। तो मास एक्शन और मास मोबिलाइजेशन का एक नया उन्होंने रूप दिया। जैसे मॉडरेट्स का अचीवमेंट था इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ पॉलिटिज्म, जिसको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते वह कुछ और प्राप्त कर सके या नहीं कर सके। क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मॉडरेट्स का है, तो उन्होंने जनता को बताया कि जो कॉलोनिज्म है किस तरह काम कर रहा है। उसी तरह स्वदेशी ने एक दिया मास मोबिलाइजेशन। तो आप एक चीज और यहां पूछ रही है कि मॉडरेट्स का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, स्वदेशी का क्या था। तो आप हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वह लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके जो करना चाहते थे, ये अंडरमाइन किया जाए। और जो इनकी लिगेसी थी, इसी लिगेसी ने फर्दर नेशनल मूवमेंट को टच किया। और बाद का जो नेशनल मूवमेंट था वह इसी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। ये क्या था, फर्स्ट राउंड था नेशनल मूवमेंट का। इट वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। जो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी थी, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट था, वह बहुत जल्दी चला गया मिलिटेंट नेशनलिस्ट के हाथ में। इसमें तिलक थे, विजयपाल थे, अरविंद घोष थे। अब यह क्यों उनके हाथ में गया? पहला, मॉडरेट्स फेल्ड टू रीड विजन्स। जो अर्ली मोमेंट ऑफ प्रोटेस्ट था जिसको मॉडरेट ने लीड किया था, वह कोई परिणाम नहीं चला। सेकेंड, जो गवर्नमेंट थी उसने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने की कोशिश की। जो हिंदू और मुस्लिम के डिसयूनिटी थी उसको वहां उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसने नेशनलिस्ट को प्रभावित किया। तो जो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी में सरकार का भी रोल था। सरकार एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रही थी, तो एक दूसरे के प्रति कौम में भी मिलिटेंसी का विकास हो रहा था। जो सरकार की रिप्रेसिव पॉलिसी थी उसने व्यक्तियों को मिलिटेंट और रिवोल्यूशनरी बना दिया। जो ईस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी उसने क्रश करना चाहा नेशनल मूवमेंट को और स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को रोकने की पूरी कोशिश की। जो वंदे मातरम का जो नारा था, शाउटिंग थी, वह ईस्ट बंगाल में बैन कर दिया गया। प्रेस को कंट्रोल किया गया। मिलिट्री पुलिस का इस्तेमाल किया गया। सबसे नोटोरियस एग्जाम्पल है पुलिस असॉल्ट का जो बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस में हुआ 22 अप्रैल 1906 में। इन दिसंबर 1909 बंगाली लीडर्स कृष्ण कुमार मित्र, अश्विनी कुमार दत्त were deported. Non-Hindusa Lala Lajpat Rai and Ajit Singh had been deported. In 1908 तिलक को अगेन अरेस्ट कर लिया गया और उनको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई को मद्रास में, हरीश राय को आजरा में। मैंने कल भी रिपीट किया था इसको। अब जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कोऑपरेट टू गवर्नमेंट और बायकॉट किया गवर्नमेंट सर्विस के साथ, कोर्ट के साथ, स्कूल के साथ। अरविंद घोष ने एक प्रोग्राम दिया टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशंस इम्पॉसिबल। अगर आप देखेंगे दादी के कार्यक्रम में रहा है, अगर हम कुछ नहीं सपोर्ट करेंगे तो नहीं चल पाएगा। तो स्वदेशी और एंटी पार्टीशन जो एजिटेशन था
उसने एक स्लोगन दिया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। वीकनेस क्या क्या था इसका? फेल टू गिव ए पॉजिटिव लीड, फेल टू गिव इफेक्टिव लीडरशिप। उन्होंने लोगों को अराउज तो किया, अराउज द पीपल, बट डू नॉट नो हाउ टू गो फर्दर, that how the energy of the people can be channelized. Though they were radicals in their nationalist belief, they remained constitutionalists in practice. Very important point. वो रियल मासेस ऑफ कंट्री जो गांव था, पीजेंट थे, किसान थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए। उनके मूवमेंट थे कन्फाइंड थे अर्बन लोअर एंड मिडिल क्लासेस तक। इवन दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज इफेक्टिव पार्टी। तो उससे क्या हुआ? गवर्नमेंट को सक्सीड हो गई सब। हाउ गवर्नमेंट एबल टू क्रश द मूवमेंट। अब आपको ट्रैक करने में क्या कर देंगे कि सरकार ने अपनी सत्ता का इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। वो तो एक कारण है, ये भी कारण है। When they will frame the question कि how government able to crush the movement, वह एक चीज तो ये लिखेंगे कि government has misutilized his powers. Yeah, there was a large scale repression. It is not only reason. Most of you only tick mark on this, but you see there are so many issues. When you understand the weakness of the movement, then you are able to understand how movement was not able to take any further progress. अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो मैं पहली बात कर चुका हूं। और गांधी जी बाद में कहा कि जो पार्टीशन के बाद कि पार्टीशन मस्ट बी बैक्ड बाय फोर्स। Gandhi wrote that after the partition, people saw that the petitions must be backed up by force. That must be capable of sufferings. The anti-partition agitation, in fact, market great. अभी हो गया सवाल, this question. A great revolutionary leap forward for Indian nation. अब जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का ग्रोथ हो रहा था, जो गवर्नमेंट इनको सप्रेस कर रही थी, उसका एक कारण क्या था कि जो लीडरशिप है वो फेल हो रही थी। और जो यूथ ऑफ बंगाल थे, उनको लगा जो सारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वह ब्लॉक हो गया है, और इन डिस्परेशन वह इंडिविजुअल एक्शन है। एक सवाल क्या हो गया? Why they gone on the individual heroic action? जो एम था वह प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एम प्राप्त नहीं हुआ तो उनको विश्वास होने लगा जो पैसिव रेजिस्टेंस से कुछ नहीं मिलेगा, और उनको लगा कि अब ब्रिटिशर्स को फिजिकली एक्सपेल किया जाना चाहिए। और एक थॉट बस आ गया, 30 करोड़ जनता तो भारत में रह रही है अपने 60 करोड़ हाथ खड़े कर देगी तो ब्रिटिश फोर्स फिनिश हो जाएगी। तो फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। लेकिन यह विचार तो था, लेकिन वह कोई मास रेवोल्यूशन जनरेट नहीं कर सके। वह आयरिश टेररिस्ट एंड रशियन निहिलिस्ट की आइडियाज को मान की तरफ चलने लगे और एसेसिनेशन स्टार्ट हो गया अनपॉपुलर ऑफिशियल्स का। और इसकी बिगिनिंग हो गई थी 1897 में ही, जब चापेकर ब्रदर्स ने एसेसिनेट कर दिया था अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को एट पुणे। 1904 में वीडी सावरकर ने ऑर्गेनाइज किया अभिनव भारत। यह क्या थी? एक सीक्रेट सोसाइटी थी रिवोल्यूशनरीज की। 1905 के बाद कई न्यूज़पेपर आए जो इसको एडवोकेट करते थे। संध्या, युगांतर बंगाल में, काल महाराष्ट्र,
अब देखिए ये सवाल ही बन गया, तो यहां सवाल बन गया था। जस्ट ट्राई टू सी केयरफुली हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग फ्रेम्ड। मैं एक ही चीज को कई बार घुमा घुमा के कहता हूं। व्हेन आई प्रिपेयर माय नोट्स, में एक चीज को जब लगता है चीज इंपॉर्टेंट, उसको मैं एक बार से ज्यादा बार लिखने की कोशिश करता हूं इन डिफरेंट वर्ड्स। द सेम वे वी सी, जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म था वो 1897 में चापेरकर बंधुओं ने स्टार्ट कर दिया था, when they killed two unpopular British officials at Pune. अभिनव भारत बीडी सावरकर की सीक्रेट सोसाइटी। नाउ कम ऑन प्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संध्या, युगांतर, काल। एक सवाल क्या बन गया, संध्या युगांतर काल क्या थे। दूसरा सवाल बन गया, संध्या युगांतर काल किस इलाके के थे। तो संध्या और युगांतर बंगाल के थे, काल महाराष्ट्र का था। क्लियर। इन दिसंबर 1907 एक अटेम्प्ट हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल के ऊपर आक्रमण करने का। इन 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चौकी, इन्होंने बम फेंका एक कैरेज पर जो कि किंग्सफोर्ड के थी। जो अनपॉपुलर जज थे मुजफ्फरपुर, प्रफुल्ल चौकी ने अपने आप को मार दिया, आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को हैक किया गया। कई सर्किट सोसाइटी वहां बन गई। तो मोस्ट ऑफ द अनुशीलन समिति कहां में थी, ढाका में थी। इसकी इलोन 500 से ज्यादा ब्रांचेस थी। जिसका ढाका सेक्शन था 500 से ज्यादा ब्रांच थी। तो धीरे धीरे जो टेररिस्ट सोसाइटीज थी ये भारत के देश के अन्य देशों में एक्टिव होने लगी। उसने और अपने सेंटर स्टैब्लिश लंदन में श्यामजी कृष्णजी वर्मा, वीडी सावरकर एंड हरदयाल। यूरोप में मैडम तामा एंड अजीत सिंह, दे वर प्रॉमिनेंट लीडर। द लीडर, अब इससे क्या सवाल हुआ, लीडर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एडवोकेटिंग द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। टेररिज्म क्या है, धीरे धीरे तब चूंकि एक पॉलिटिकल वीपन के रूप में टेररिज्म को फेल होना ही है, क्योंकि मास तो मोबिलाइज नहीं कर सकता है, या ऐसा कुछ अचीव नहीं कर सकता है कि वह ब्रिटिश को अपने इसी आधार पर एक्सपेंड कर दे। लेकिन उनके वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ग्रोथ ऑफ नेशन इंडिया में। इन्होंने जो प्राइड ऑफ मदरहुड, अगर ये सवाल क्यों हो गया कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हुआ। देखिए दो चीज है इसमें, जो टेररिज्म हुआ इसका दो इशू आप देख सकते हो। एक इशू है कि इन्होंने क्या दिया, और दूसरा इशू क्या है, इनकी शॉर्ट मिक्स है। कम ऑन द कांग्रेस बिटवीन 1905 टू 1914। ये सवाल आएगा कल में इसमें। बनारस से आपको उन सेशंस को याद करना मस्ट है। मैंने पूरी आपको लिस्ट दी हुई है सो मेनी टाइम्स कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस थे। अब आप एक चार्ट बनाइएगा। प्लेस, प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस। मेरे ख्याल से 10 से 12 आपके कांग्रेस के अधिवेशन है। मैंने कई बार वो कराया हुआ है, मैं यूट्यूब में पढ़ा होगा, तो आप इसको बैठ के याद करो। इसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1905 से 1904 में, बनारस सेशन 1905, गोखले प्रेसिडेंट थे। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम किया। रिएक्शनरी रिजीम का कंडेम किया, स्वदेशी और बायकॉट को सपोर्ट किया। भैया अब देखिए फैक्ट्स में, जैसे 1905 बनारस अधिवेशन, प्रेसिडेंट गोखले। अगर वो आपसे सिर्फ यही पूछते हैं कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1905 बंगाल 1905 कांग्रेस सेशन, आई विल से इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, बट मोस्ट ऑफ यू वर नॉट एबल टू आंसर इट. But if they ask what was happening in the Banaras
Madhya. If they are interested to ask about the sessions of Banaras, then it is the tough question. And if they write the all four, A, B, C, D, अब आपको ट्रैक करने के बहुत से रास्ते हैं. अब इसी को सॉल्व है. टेक्स्ट मेक द क्वेश्चन ऑन दिस. अब इसी को करते हैं. मान लो एक हो गया फैक्ट ये, बनारस, गोखले, condemned partition, reactionary regime of the Kurgan, अब क्या कर सकते हैं, ई और एफ को एक बना सकते हैं, इसको एक में कर दें कि स्वदेशी और बायकॉट को कंडेम किया. सी और डी को भी एक कर सकते हैं, सी प्लस डी, कि कंडेम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एज वेल एज द रिएक्शनरी रिजिम ऑफ द कर्जन. अब ये बी है, ये ए है. अब क्या हो रहा होंगे, 1905 के पार्टीशन के समय what is that with respect to Indian National Congress. अब ये क्या बोल दिया, the session has happened in 1905 as Banaras presided by Gokhale. B क्या कर दिया, the session was happened 1905 as Banaras presided by Tibet. C क्या कर दिया, in the session they condemned the partition and the reactionary regime of the Kurgan. D क्या कर दिया, they supported the Swadeshi but not supported the boycott. Next क्या कर दिया, they supported the Swadeshi and boycott both. अब सवाल टफ हो गया. Yes or no? Yes or no? क्या होता है, आप लोग लेट आते हो, मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है. 44 लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था और 26 ने बाद में ज्वाइन किया, और 26 आदमी प्री पास नहीं किए. आई हैव नो मूड टू टीच राइट नाउ. मेरे को एक प्रॉब्लम है लेट कमर्स के साथ. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. एक कसम थी प्रेसिडेंट, अब आते हैं 1906 में. इतना ज्यादा रिसर्च करके मैं आता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम बड़ी है. कम 1906, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने क्या किया, वो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया. क्यों, एक कंप्रोमाइज किया गया. क्यों, यहां पर नरमपंथी गर्मपंथी लड़ गए. उस लड़ाई को रोकने के लिए 1906 का जो सेशन था, उसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया. किसी को याद है ये सेशन कहां हुआ था? एनीवन कैन राइट कि 1906 का सेशन कहां हुआ था? कोई लिख सकता है? बताइए, किसी को याद है? अगर नहीं याद है तो बहुत दुख की बात है. ये मैंने 25 से 50 बार बताया हुआ सवाल. वन 1906 में जो सेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की. वह क्यों हुआ? क्योंकि नरमपंथी गर्मपंथी लड़ रहे थे, कंप्रोमाइज किया गया. अब दादा भाई ने अपना जो प्रेसिडेंशियल भाषण दिया, उसमें क्या कहा? सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. यह कांग्रेस के मंच से पहली बार अध्यक्ष ने कहा. Any adhyaksh, any president has first time said from the dais of the Congress session that the goal of the Congress is the Swaraj. बंद कर दो, कहते हैं वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर.
देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, 44 के बाद जो 23 लोग आए हैं, प्लीज लीव अस। आई वॉन्ट टू टीच ए वेरी सिंसियर एस्पायरेंट्स। मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, सारा दिन तैयार करता हूँ। वी हैव डन ए सेशन ऑफ द सो मेनी सेलिब्रिटीज, बंद करो भाई रिकॉर्डिंग। सबने एक चीज कही, अगर आप मिलिंद सोमन को सुनो, आप शिशी को सुनो, आप ऋचा दिवेकर को सुनो, आप जितने लोग आए, आप सबने सुना, सबकी जीवन में उपलब्धियां हैं, उसका सिर्फ डिसिप्लिन है। मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डिसिप्लिन।